आज जो हम लोग चलेंगे बिहार के बारे में, स्पेशलाइज बिहार पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और लिखिएगा क्या, जगह देखिएगा सही याद ना होगा तो अपने लिख लीजिएगा, बाकी बात याद होगा तो अपना नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो ये हो जाएगा, 2 बेटी में वीडियो जो देख लिया वो कंप्लीट। चलो इतना चलिएगा। पहले समान परिचय के बारे में चलेंगे। क्या करेंगे, समान परिचय के बारे में याद कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आएगा साहब तो बोलिएगा, और अन्यथा ना होगा तो हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। अगर बिहार की बात किया जाए तो सुन रहे हैं ना मेरी बात, सुन रहे हैं। 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहार की यानी कि बहुलकता के कारण क्षेत्र का नाम यानी कि बिहार पड़ा था। माने बहुलकता माने बिहारों की बहुलकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, बिहार पड़ा था। बौद्ध अनुयायियों ने यानी कि प्रार्थना स्थल को बिहार कहा था। तो कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार को बिहार कहा था, यानी कि बौद्ध अनुयायी। कौन कहा था, बौद्ध अनुयायी। क्या कहा था बिहार को, बिहार, वो बिना पेट चीरल वाला, याद रखेंगे। इन्हें बौद्ध भिक्षुओं के निवासी भी कहते हैं, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को क्या कहते हैं, निवासी कहते हैं। किसको, बिहार को। बिहार अगर कहेगा से किधर स्थित है तो यानी कि बिहार जैसे उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत में स्थित है कौन, बिहार। उसके बाद अगर देखा जाए जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात किया जाए 345 है बिहार की, और पूरब से पश्चिम की बात किया जाए 483। याद हो गया होगा। पूरब से पश्चिम यानी कि 483 और उत्तर से दक्षिण कहेगा तो 345। आगे चलेंगे। इसकी आकृति की अगर बात किया जाए आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है, आयताकार है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। इसका कथी है, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकेंड ईस्ट यानी कि पूरब, और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड यानी कि इस तक है इसकी देशांतरीय विस्तार। अगर बात किया जाए जो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। दिल्ली दरबार जो लगा था उसे 3 को लगा था, इस बात को ध्यान रखेंगे ना। जिसमें लास्ट जो दिल्ली दरबार था 1911 था, उस समय किसके समय, हार्डिंग द्वितीय के समय में, हार्डिंग द्वितीय के समय में। उसी समय बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 को, उसको भी क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो कहता हो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था, और 22 मार्च 1912 को बिहार जो है प्रांत गठित किया गया और इसकी घोषणा किया गया। तो कहेगा बिहार जो है से कब बन के तैयार हो गया, माने बिहार अलग हो गया 22 मार्च। क्या मार्च, और तभी जाकर बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। कैसे से शुरू हुआ, 2010 से। 2000 नीतीश बाबू का देन है, नीतीश कुमार का देन है जी। बिहार दिवस 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 मार्च को चलेगा वैसे 22 मार्च को। उसके बाद आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हो गया। तब बिहार से अलग कौन हो गया, उड़ीसा। बिहार से अलग कौन हुआ, उड़ीसा। क्या 1 अप्रैल 1936 में। अगर कहते बिहार से यानी कि झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर। क्या नवंबर, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर क्या 2000 को नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो 46% भूभाग के साथ झारखंड और 28वां राज्य बना। क्या राज्य बना, कितना भूभाग के अकॉर्डिंग 46%। क्या परसेंट, अच्छा बताइएगा। बिहार दिवस के रूप में कहिया मनाते हैं हम लोग, 22 मार्च। अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना बिहार का, 94,163 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या किलोमीटर याद रहेगा ना। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है बताइएगा, हाँ 94,163 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताइए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.86 है। पूरा भारत की अगर बात किया जाए, पूरे भारत का क्षेत्रफल का माने पूरा भारत के क्षेत्रफल का बिहार कितना परसेंट है, 2.86। आगे चलेंगे। जब भारत का 12वां बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार बताइएगा तो बिहार है। कौन है,
बर्मा क्षेत्रफल की दृष्टि से हाँ बर्मा है, कैमा है। अच्छा प्रथम कौन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी कौन होगा? अच्छा दूसरा का स्थान कौन होगा जनसंख्या की दृष्टि से? महाराष्ट्र। तीसरा का बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। अच्छा क्षेत्रफल में तो चलिए मान लिया जाए से राजस्थान है, तो दूसरा का स्थान महाराष्ट्र का होगा। नहीं महाराष्ट्र होगा, हाँ महाराष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश बीच में है ना, ये तो हरियाणा वाला महाराष्ट्र है ना। चलिए आगे, तब जाकर मध्य प्रदेश आएगा, तीसरा का आता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.60 8. अच्छा एक बात बताइए, लंबाई एकर कितना है उत्तर से दक्षिण? अब ये बताएं 345। और चौड़ाई एकर कितना हो जाएगा? 483। देखिएगा कभी कभी दक्षिण उत्तर ऐसे नहीं देगा, सोचे लंबाई चौड़ाई पूछ देगा। जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया टीचर वाला में, सोचे लंबाई चौड़ाई पूछ दिया था। और वो कथी का जानते हैं? पूरा भारत का, बिहार के नहीं पूछा था। प्रीवियस ईयर में देखिएगा मिल जाएगा, कहेगा कथी जानते हैं? पूछ दिया था जो उत्तर से पूरब की लंबाई बताइए ऐसे भारत का कितना है, तो बताइएगा कितना है? 29-33। और ये जो हो जाएगा आपका कथी पूरब से सबसे ज्यादा लंबाई जो होता है उत्तर से दक्षिण, तो 3300 का 33-14, आई हो जाएगा 29-33, ठीक है ना। तो लंबाई सबसे ज्यादा है कि चौड़ाई? देखिए ना, चौड़ाई सबसे ज्यादा की लंबाई एकदम खड़ा ऊपर से नीचे, ये 33 का 14, आई हो जाएगा कितना? 29-33। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 173। अच्छा औसत वर्षा जो होती है यहाँ पर कितना होता है? 112। 100 कै? अच्छा बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी होती है? 9 कै? जिला कितना है? 38 कै? 38। अनुमंडल कै? 101। अनुमंडल कै? अच्छा एक बात कहिएगा, प्रखंड कह सकते हैं या अंचल कह सकते हैं, ये कितना है? 534। 534। अच्छा पंचायत कितना होगा टोटल बिहार में? 8058। 8000। अच्छा नगर निगम कितना है? 19 गो। कै गो? 19 गो है। नगर परिषद कै गो है? 88 गो। कै गो? और नगर पंचायत कितना है? 154। 100। अगर पुलिस जिला की अगर बात किया जाए यह कितना है? 40 गो। कै गो? 38 जिला में कितना पुलिस जिला है? 40 गो, याद रखेंगे। एक जिला में 2 गो भी होता है। उसके बाद आगे बिहार की विधायिका की बात किया जाए, बिहार का विधानमंडल कै सदनीय? 2 सदनीय। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। 243। 200। आगे विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना? 75। कै? अब कहेगा लोकसभा सीटों की संख्या 40। लोकसभा में क्या गो? अभी चुनाव इसी पे न हो रहा है। उसके बाद राज्यसभा के सीटों की संख्या 16। एक पे फिर से सुन लीजिएगा, विधान सभा की सीटों की संख्या 243। अब विधान परिषद के 75 और लोकसभा के और राज्यसभा में 16। राज्यसभा में और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या क्या गो? 40 गो है ना। लोकसभा में विधानसभा में कहता कुल आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? 40। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 38 गो। क्या गो? अनुसूचित जनजाति के लिए क्या गो है? 2 गो है ना। कितने हैं? 2 गो। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 गो। क्या गो? जैसे कौन कौन होगा बताइएगा? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। यानी कि लोकसभा में जो अभी हो रही है चुनाव, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या गो? 6 गो है। माने समझ रहे हैं? तो कौन कौन बताइएगा? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। 6 हो ना गया। उसके बाद बताइएगा इसकी चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में क्या बताइएगा? नेपाल। उत्तर में क्या है? पश्चिम में क्या बताइएगा? पश्चिम हो जाएगा
यूपी हो जाएगा। हाँ पश्चिम में आए हाँ जी यूपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिहार के नीचे झारखंड है ना, ऊपर में नेपाल था, नीचे में क्या होगा झारखंड है ना। हाँ? हाँ झारखंड और उसके बाद पूरा में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इन्हें हो जाएगा उत्तर प्रदेश ना। उसके बाद आगे चलते दक्षिण में यानी कि झारखंड भी पड़ेगा, कभी पड़ेगा झारखंड, और उत्तर में क्या होगा नेपाल, दो हो गया। उसके बाद पूर्व में होगा पश्चिम बंगाल और इन्हें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या प्रदेश? अच्छा एक बात बताइएगा, नेपाल से बिहार की सीमा कितना साझा करती है? 7 किलोमीटर नहीं 7 गो जिला, सॉरी 7 गो जिला। कै गो जिला? बिहार के कै गो जिला नेपाल से सटता है? 7 गो जिला। अच्छा झारखंड से कै गो जिला बिहार के? 8 गो जिला। कै गो जिला? 8 गो। और पश्चिम बंगाल से कै गो जिला? 3 गो जिला। कै गो जिला? अब कहेगा सर कौन कौन जिला? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार याद रखेंगे। हाँ अगर झारखंड से कहिएगा बिहार के जिला तो एक रोहतास हो जाएगा, एक औरंगाबाद हो जाएगा, एक हो जाएगा गया, एक हो जाएगा नवादा, एक हो जाएगा जमुई, एक हो जाएगा बांका, एक हो जाएगा भागलपुर, एक हो जाएगा कटिहार। अब आगे चलते हैं पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से लगता है, उसमें 8 गो जिला साझा करता है बिहार के। कै गो जिला? रोहतास भी होगा, कैमूर भी होगा, बक्सर भी होगा, भोजपुर भी होगा, सारण भी होगा, सिवान भी होगा, गोपालगंज भी होगा और पश्चिमी चंपारण भी होगा। पटना नहीं है इसमें। आगे चलेंगे। अच्छा राजकीय चिन्ह क्या है इसका? बौद्धि वृक्ष। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? बोलिए, आलसी नहीं आना चाहिए। क्या है? अच्छा द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। क्या है? उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। क्या है? और राजकीय पशु क्या है? बैल। क्या है? यानी कि 13। एक बात और ध्यान रखिएगा, 2023 से है। हाँ 2013 से 2000 कैसे? राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। हाँ और ये भी 2013 से। और राजकीय मछली क्या है? मांगुर। क्या है? आगे बिहार का राजकीय गीत की अगर बात किया जाए तो क्या बताएगा? मेरा भारत के कंठ हार, मेरा भारत के कंठ हार, तुमको सत्य सत्य वदन यानी कि वंदन बिहार। यह राजकीय गीत है किसका? बिहार। अच्छा गीतकार कौन थे? सत्यनारायण। कौन नारायण? और संगीतकार कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद एवं शिव कुमार शर्मा, एवं शिव कुमार। अच्छा मान्यता कब दिया गया था इसको? 12 में। कहिया? जब इसकी स्थापना किया गया था तब। बिहार का राज्य प्रार्थना गीत की अगर बात किया जाए, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, यह क्या है आपका? गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत है। मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण क्या करे? नाच करे। अब आगे आते हैं, सुनिएगा सुनिएगा अब आगे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और पत्थर यानी कि जो मिले हैं वो क्या चीज के मिले बताइएगा तो? यानी कि क्या खोदाई पर यानी कि कौन से पत्थर के मिले? तो कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्रमुख प्राप्त हुए हैं। तो कहेगा कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर और नालंदा से। मुंगेर और नालंदा से। उसके बाद यह जो है अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के है। ये जो है आपको मिला है कितना लाख? 1 लाख ईसा पूर्व के है। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। अंग महाजनपद के बारे में आते हैं। अंग की राजधानी चंपा। तो अंग महाजनपद का विस्तार जो हुआ अपने बिहार में अगर कहा जाए तो कहाँ बताइएगा? बिहार की बात किया जाए भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में है। भागलपुर और कहाँ? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुई? चंपा। कहाँ हुई? अंग की अंतिम शासक कौन था बताइएगा? बृहदत्त है ना? कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त को हराकर मगध का शासक कौन बना? बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का मगध में मिला लिया।
है ना, बिंबिसार ने अंग को कहाँ मिला लिया, मगध में मिला लिया, है ना। मगध का उत्कृष्ट के अगर बारे में चलेंगे, मगध का स्थापना कौन किया था बताएगा, बृहदत्त। कौन किया था, बृहदत्त। कौन किया था, मगध की स्थापना कौन किया था, बृहदत्त ने। अब बृहदत्त का पुत्र कौन था, जरासंध। कौन था, जरासंध। उसके बाद आगे जरासंध को किसने पराजित किया था, भीम ने। कौन किया था, भीम ने। कौन किया था, भीम ने किया था। इसका वर्णन जो है महाभारत में भी मिलता है। कहता है जरासंध को भीम ने यानी कि पराजित कर उसका वध किया। कथी किया, वध किया। तो जरासंध को कौन, भीम। कौन, भीम। और उसको बद्धे कर दिया। और इसका वर्णन जो मिलता है कहाँ, महाभारत में। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। राते वाला क्यूज में भी क्वेश्चन था ना, दीपक थे राते वाला में। हाँ? आगे मगध, कल थोड़ा सा टाइमिंग अलग हो गया था, क्या करें। मगध की प्रारंभिक राजधानी बताएगा, कहाँ थी, राजगिरी। कहाँ थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। कई पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, कौन, राजगिरी। कौन है। उसके बाद मगध उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्ध के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त जो था किस वंश का अंतिम शासक था बताइए, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था बताएगा। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय। हाँ, रिपुंजय था। कौन था। अब चलते हैं आगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था कितना से कितना तक चला, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। अब चलते, जितना भी हम पढ़े पूरा बिहार के बारे में पढ़े, ये नहीं समझेगा से पूरा हिस्ट्री में गए है। ये सब बिहार से रिलेटेड है, ये ओनली फॉर बिहार के बारे में, सब बिहार है। ये चलते हम बिहार के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब कहेगा जो बिंबिसार की अगर बात किया जाए, बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा, 544 में, 500। और यह वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है, हर्यक वंश का। ठीक है ना। अब कहेगा से बिंबिसार के विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को दिया गया था। नीति के मतलब क्या, ये साम्राज्य विस्तार जो कर रहा था, ये लड़ाई उड़ाई से नहीं कर रहा था। ये शादी उदी जो न कहता है, विवाह करके तब जाकर अपना राज्य को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। हाँ, देखता था जहाँ भाई ओकरा पास धन दौलत है या ओकरा पास अगर बेटी है तो ओकरा से शादी कर लेता था, ताकि ओकर जितना भी राजपाट होगा से इसी का हो जाएगा। एक तो दुश्मन था तो लड़ाई से बच गया से, माने तो बेटी से शादी कर लेगा। तो कैसे ससुर और दामाद में जल्दी झगड़ा होगा, नहीं ना होगा। एक तो झगड़ा नहीं होगा और उसका राजपाट भी हो जाएगा। तो दोनों अपने दिमाग लगा लिया से झगड़ा न कर बेचे होते तो का बेटिए से शादी कर ले लो जो है ना। हाँ, अब बेटी अब कथी तैयार होगा तब ना, उससे पहले पप्पा राजी होती तब ना। पप्पे राजी नहीं होता तो शादी कैसे होगा। ये ना सही, पृथ्वीराज चौहान ने और आगे शादी करे, फिर चंद्रमा उसमें झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया था। भाग गया पृथ्वीराज चौहान, और ओकरा तो लग गया था, बांध लग गया था ना, वो हार गया। इसी के वजह से इसको साथ नहीं दिया। और जयचंद्र था ये के बगा के शादी कर लिया था। तो ये जो है स्वयंवर का था, उन रचा था, स्वयंवर तो भगा कर ले गया। तो वो कल ओकरा जलन था से, हाँ हम अपन बेटी के शादी दूसरा से कर देवे, बाकी एकरा से न करवे। तो कहा भाई होते के तो प्रथा था जब भाई सभी राजा का उपस्थित होना जरूरी है भाई। अब ओकरो भी पृथ्वीराज चौहान को भी माने बुलाया जाए तो मूर्ति स्थापित करता है, और मूर्ति को जाकर वो माला पहना देती है, शादी उसी से हो जाता है भाई। सब कहता है भाई मूर्ति से शादी कैसे होगा। तो पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है, जरे हमने मूर्ति बनाया था उससे माने वो माला चढ़ा दिए, इसका मतलब हमसे शादी माने रचा लिया। तो आकर बड़े दरबार में उठाकर उसको ले जाता है ना। उसकी पत्नी का नाम बताइए। पद्मावत कथी रहता है, संयोगता। चलिए, हाँ जयचंद की बेटी थी। चलिए आगे अगला पॉइंट के चलेंगे। उसकी दूसरी पत्नी देखिए, पहला पत्नी बिंबिसार के था कौशल, यानी कि कौशल देवी। कौन थी,
उसके बाद दहेज मैंने काशी का क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, दहेज में क्या मिला? काशी। उसके बाद दूसरी पत्नी हो गया चेलना, चेलना। और ये लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी। उसके बाद आगे उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा, कौन था? पंजाब के भद्र के यानी कि राजकुमारी थी क्षेमा। उसके बाद आगे बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रधोक के साथ यानी कि मैत्री संबंध बनाया। कौन? मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रथोक के यानी कि उपचार के लिए अपने राजवैद जीवक को भेजा था, है ना? राजवैद जीवक को भेजा था ना, वो देखिएगा बिंबिसार ने भेजा था राजवैद को। कल जानते हैं कौन बीमारी से पीड़ित था? पांडु, हाँ कह सकते हैं। उसके बाद बिंबिसार की हत्या कर दिया गया 492 में, 492 में। और कौन किया? उसका पुत्र ही कर दिया, अजाद शत्रु कर दिया। और गल्ला गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए। अच्छा, अजात शत्रु का टाइम पीरियड कहेगा तो 492 से लेकर कितना? 492 से लेकर 460, 460 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब पीछे आता था। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना कौन? बताइएगा, है ना? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम था कदी? कुनी। क्या था? या वास्तविक नाम कह सकते हैं कुनी। क्या था? कुनी। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। और जिस कारण से देखिएगा काशी जो दिया था ना, कौशल देवी की मृत्यु जब हो गया ना, तो कहा जो हमारे बेटिए न रहल तो हम दामाद के देवे कला जमीन लाभ हमर के न, हमर दामाद है अब न हमारे बेटी है। अब ले लिया वापस बेचारा, काशी को दिया था दहेज में, काशी ले लिया। अब उसके बाद अजातशत्रु के प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार भी कर लिया। आगे चलते बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हो जाती है। किससे हो जाती है? वजीरा से हो जाती है। अजातशत्रु ने वजीर संग एवं मल्लों को पराजित किया। किसको किया? मल्लों को पराजित किया। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रारंभ में कौन धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म के। कौन धर्म के? और बाद में कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। अच्छा, जैन क्या कहते हैं? बिंबिसार कौन धर्म से था? बौद्ध से। कथी से? बौद्ध से। आकर बेटवा जो था जैन से। बाकी बाद में कौन धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया था। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तवर्णी गुफा में, कौन वर्णी? सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। याद रखेंगे कि बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाता है। तब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था बताइएगा? 483 में। और कहाँ हुआ था? राजगिरी। कहाँ हुआ था? कौन से गुफा में हुआ था? सप्तपर्णी। कौन? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। तो कदम प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके समय में? अजातशत्रु जी। 483 राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। उसके बाद आगे चलते हैं। सिंहल यानी आंसू रुधि के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को क्या किया? हत्या कर दिया। 460 में। और स्वयं वह गद्दी पर क्या किया? बैठ गया। उदयन ने अपनी राजगिरी से पाटलिपुत्र यानी कि गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित कर दिया। तो देखिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया? उदयन ने की। अब पहले राजधानी कहाँ था? राजगिरी। तो उसे स्थापित कर लिया कहाँ? पाटलिपुत्र ना। आगे चलते हैं। उदयन के 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? एक हुआ अनिरुद्ध। कौन था? एक था मुंडक। कौन था? एक था नागदशक। कौन था? तो लास्ट वाला बेटा के याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता। नागदशक से उदयन के क्या बेटा? 3 को। अनिरुद्ध केकर बेटा था? उदयन का। उसके बाद मुंडक केकर बेटा था? उदयन का। और उसके बाद नागदर्शक यूसेंट में नहीं मिलता है, हाँ खाली नागदर्शक ही मिलेगा। और नागदर्शक के सुनेगा, यह नागदर्शक इस वंश का अंतिम शासक हुआ। कौन वंश का? हर एक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदर्शक। और नागदर्शक को शिशु नाग ने पराजित करके, है ना, वह एक नए वंश की स्थापना कर दिया, शिशु नाग वंश। कौन वंश?
शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की अगर टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए 412 से लेकर 344, 412 से लेकर 344 जितना है सब बिहार के बारे में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये न कहिएगा से आप हिस्ट्री होने का नहीं चल गया है ना, टोटल बिहार का हिस्ट्री है। उसके बाद आगे शिशुनाग ने हर्यक वंश के जगत यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। तब पहले कहाँ था? पाटलिपुत्र। अच्छा, पहले का राजधानी राजगिरी, राजगिरी से आया पाटली। पर से हाथ हटाइए, बोलिए सभी आदमी। पहले कहाँ था राजधानी? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र, पाटली। और पाटलिपुत्र के बाद यानी कि कहाँ गया फिर? वैशाली। कहाँ गया? कहाँ गया? वैशाली। कहाँ गया? शिशुनाग ने अवंती के राजा वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में क्या किया? मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में क्या किया? मिला लिया। 394 ईस्वी में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक, कौन शोक? मगध का शासक क्या किया? बना। तब मगध कहता है शिशुनाग की मृत्यु के बाद कौन बना? कालाशोक। कौन बना? कालाशोक के समय मगध की राजधानी बताएगा पुनः कहाँ? पाटलिपुत्रा हो गए। तरीके का क्या किया? पहले किया राजगिरी, याद कीजिएगा, राजगिरी से फिर कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा से लाया फिर कदी? वैशाली। अब वैशाली से फिर क्या किया? कालाशोक जो है से कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र ही कर दिया। कहाँ कर दिया? कालाशोक यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या किया? आयोजित किया। तब पहला का बौद्ध संगीति हुआ था 483, आई हुआ 383। देखिए एकदम 100 शताब्दी वर्ष पर। उसके बाद आगे हुआ था राजगीर में, आई हुआ वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में। और कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों के शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदी वर्धन था। कौन वर्धन है? अब आते नंद वंश। अब तब जाकर एक नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश जो चलता है 344 से लेकर 321 तक। 344 से 300 आप लोग पढ़ रहे हो ना? हम बाद में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। यस सर। चलिए, चला कि सब जो है से मूर्त की तरह बैठल है। ना से जहाँ याद नहीं होता, न याद होने वाला है, उसको लिख ले कर करी। पढ़ाई का तरीका पता है आप लोग? ये तो कोई को पता नहीं है। और उतना भी आप लोग माने नहीं कहता विद्वान नहीं हो जो माने एक बार सुन लिया पूरा के पूरा याद हो गया। सब स्थिति है, पढ़ाई का तरीके पता नहीं है। अरे याद होता है सो तो ठीक है, जो ना होगा सो लिख लेंगे। और लिख लेंगे तो जल्दी, लिखने से जल्दी याद होता है। फिर क्या करेंगे? 2-4 बार वीडियो देख लेंगे, अपने ही याद हो जाएगा। ना कैसे याद होगा? आगे चलते हैं। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। उसके बाद आगे चलते हैं। महापद्म ने एक राट, क्या है? एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था। तो कहेगा एक राट की उपाधि किसको मिला था? महापद्म नंद को। महापद्म तो कहेगा से एक राट की उपाधि किसको मिला था? महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म। उसके बाद पाली ग्रंथियों में महापद्म को क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? अच्छा, उग्रसेन किसको कहेंगे? बोलिए तो। महापद्म नंद को। अब किसमें कहा गया है? पाली ग्रंथि में। कौन ग्रंथि में? पाली ग्रंथि में। पुराणों में उसे परशुराम तथा दूसरा अवतार बताया गया है। तो बताएगा पुराणों में इसका दूसरा अवतार क्या बताएगा? परशुराम। कौन राम? परशुराम। किसको कहेंगे? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को। महापद्म नंद को याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। महापद्म नंद ने, सुनिएगा, अच्छा, व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि किस? अच्छा बताइएगा, पाणिनि समझते हैं? ये क्या लिखा था? अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे।
तो कहेगा पाणिनि जो थे किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के। महापद्म। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ बताइए? घनानंद। कौन हुआ? घनानंद के समय यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। याद रखेंगे। अच्छा, यूनानी शासक था सिकंदर। कौन शासक? यूनानी शासक। तो किसके समय में आया था? घनानंद को। किसके समय में? घनानंद ही था जो किसको? चाणक्य को जो है बड़े दरबार में क्या किया था? बेइज्जती किया था और अपने बड़े दरबार से उसको बाहर निकाल दिया था। और उसी समय कहने का मतलब ऐसे चाणक्य जो है से ठान लेता है जब तक इसको बर्बाद नहीं करेंगे तब तक हमको आत्मा की शांति नहीं होगा। उसके बाद आगे उसके बाद सुनेंगे सिकंदर भारत कब आया था? 326। 300 तो याद रखेंगे सिकंदर भारत कब आया था? 326। नंद वंश का आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध के सैन्य शक्तियों का डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। एक बात और बताएगा, सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास था? पूछा जाता है मगध जैन शक्ति यानी कि मगध की यानी कि सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को। व्यास नदी को। कौन नदी को? व्यास नदी को। उसके बाद घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान यानी कि ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के कथी किया? पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की क्या किया? स्थापना किया। मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। घनानंद को कौन हराया? घनानंद को कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से? चाणक्य के। चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या क्या कह सकते हैं? कौटिल्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कौटिल्य। याद रखेंगे। क्या कहेंगे? सभी आदमी जाकर अपने मम्मी को क्या कीजिएगा? केक को माने खिलाइएगा। मदर्स डे है तो ना। और जो आदमी देख रहे हैं सभी आदमी को मेरे तरफ से मदर्स डे की माने शुभकामनाएं। हम मम्मी को बोल दीजिएगा, माने मम्मी को ही बोल रहे हैं, माने जो देख रहे हैं वही ना बोल रहे हैं। आप लोग थिंकिंग में उल्टा कर लेते हो जी। आगे चलेगा। मेरे तरफ से सब आदमी बोल दीजिएगा, जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आदमी आप पढ़ रहे हैं, सो ठीक है। आगे चले, सुनिएगा मेरी बात। चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। अब चंद्रगुप्त कौन आते हैं? अब जो है से घनानंद मर जाते हैं। चाणक्य ने यानी कि अपना कथी कहता है रंग भेद की नीति अपनाते हैं और उसको पराजित कर दिया जाता है। और एक बात और, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह बच्चे में जो है से चाणक्य जो है से उनको ले जाते हैं, ठीक है ना। और होते ले जाकर पढ़ाना लिखाना जितना भी खर्च करते यही करते थे। कौन करते थे? हाँ, चाणक्य करते थे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किए? लालन पालन ही किए। तब बाद में जाकर कहने का मतलब ऐसे कहते हैं क्या, जब बताइए से गुरु दक्षिणा क्या चाहिए तो ही कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको घनानंद को हराओ और तब जाकर हमको आत्मा की क्या मिलेगी? शांति। आगे आइए। अब आते हैं मौर्य वंश की बात। यह जो टाइम पीरियड 321 से 184, 321 से 184। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस किसने कहा था? किसने कहा? हाँ, कहा था। नहीं, स्ट्रोबो ने। स्ट्रोबो कह सकते हैं। स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंट्रोपोटस। सेंट्रो। उसके बाद इसकी पुष्टि कौन करता है? विलियम जोन्स। कौन करेंगे? विलियम जोन्स ने भी किया था। इसकी पुष्टि कौन कर दिया था? विलियम जोन्स ने ही कर दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की अगर बात किया जाए, कौन थे? चाणक्य थे। इसी को कह सकते हैं कौटिल्य थे। इन्हीं की सहायता से गुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या किए? स्थापना किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, गंधार, मकरान
और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 को निकलेगा। तो सुनिएगा, 305 ईस्वी में किसके साथ हुआ युद्ध? सिकंदर के साथ। किसके साथ? सिकंदर के नहीं, सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कब युद्ध हुआ था? 305 में। 300 और उसी समय जब हुआ तो इस युद्ध में संधि में जैसे चंद्रगुप्त को मिला क्या थी बताइएगा? काबुल, गंधार और मकरान और हेरात क्षेत्र प्राप्त हुआ। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 क्या किया जानते हैं? हाथी उपहार दे दिया। उसका बेटी से शादी भी कर लिया, है ना। कभी कर लिया? शादी कर लिया। तो यानी कि माने उपहार में दिए कैसो हाथी? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य दिए। कोना के दिए? ससुर को। किसको दिए? तो सेल्यूकस निकेटर हार गया ना, तो अपने बेटी की शादी करवा दिया। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और कै गो राज्य दे दिया? 4 गो। कै गो? काबुल दिया, गंधार दिया, मकरान दिया, हेरात दे दिया। और ये बदले में चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया उसको 500 हाथी उपहार में। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी यानी कि राजकुमारी बताइएगा कर्नेलिया से हुई थी, जो सेल्यूकस निकेटर की कथी था? पुत्री थी। अच्छा बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी का नाम कर्नेलिया कौन था? कर्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। सेल्यूकस निकेटर के आगे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या भेजा? राजदूत। अब कोना को भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। किसको भेजा था? तो कहेगा, अब देखिएगा, यानी कि क्या ससुर जो है से भेजा किसको? दामाद के दरबार में। ससुर भेजा किसके? दामाद के दरबार में एक राजदूत भेजा। वह राजदूत था कौन? मेगास्थनी। अब मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका क्या है? तो इंडिका में जैसे पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। इंडिका जो पुस्तक है किसके बारे में है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। आगे सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कौन होगा बताइएगा? तो हिंदुकुश से पर्वत ईरान तक है, तो दक्षिण में कर्नाटक तक है, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तार इसका किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अंतिम वर्ष मगध में कितने वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था बताइए? 12 वर्षों तक। कै वर्षों तक? तो कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अंतिम वर्ष में कितने वर्षों तक अकाल पड़ा था? और इनकी बेचारा के सरवन बेलगोला में कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में क्या हो गया? उपवास के कारण मृत्यु हो गई ना। आगे लिखेंगे, उपवास पद्धति जो है ना, सलेखाना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन से? सल यानी कि सल के खाना। कौन खाना? खाना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बिंदुसार आते हैं। कौन आते हैं? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मर गया तो उसका उत्तराधिकारी आएगा कौन? बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो कहेगा अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। अच्छा, सिंह सेन के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। किसको? हम कम बोलेंगे, आप लोग अब ज्यादा बोलिए, चलेगा। तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी। अच्छा, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। सिंह सेन के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। उसके बाद स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा, कहाँ की राजा? सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में क्या किया था? भेजा था। तो किसके अनुसार? स्ट्रोबो के अनुसार। किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा, कहाँ के राजा? सीरिया के राजा कौन थे? एंटियोकस। कौन थे? एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को। किसको भेजा? डायमेकस नामक राजदूत भेजा। तो किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में। तो कहेगा बिंदुसार के दरबार में कौन सा आया? सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा। डायमेकस आया था। आगे बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा, कौन राजा? मिस्र के राजा टॉलमी। कौन है? टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। डायनीसियस नामक राजदूत को भेजा।
निशियस नामक राजदूत को क्या किया? भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह का दबाने के लिए अपने पुत्र को अशोक को भेजा था। तो कहेगा बिंदुसार जो था, बिंदुसार के बेटा कौन था? अशोक। अशोक के पापा कौन था? बिंदुसार। तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उसी को दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को। किसको? अच्छा एक बात बताइएगा, बिंदुसार जो था अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीबक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार थे। कौन थे? अब आते अशोक के बारे में। अशोक का टाइम पीरियड जो था, अच्छा बिंदुसार का टाइम पीरियड कितना? 298 से 272 ईसा पूर्व। अशोक के बारे में आते हैं, सुनिएगा, गौर कीजिए। अशोक के बारे में आते हैं 269 से लेकर 232। अच्छा बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक जो था मौर्य वंश के गद्दी पर क्या किया? बैठ गया। ये सब अभी मौर्य वंश चला है। कौन वंश चला है? मौर्य वंश के गद्दी पर बैठा। और उसने पूर्व में वह उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। कौन था उज्जैन का राज्यपाल? बिंदुसार। कौन थे? अच्छा पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अच्छा अशोक वर्धन क्या कहा गया? अच्छा मास्की में एवं गुजरात में अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? माने अशोक कहा गया। मास्की में क्या कहा गया? अशोक। मास्की में क्या कहा गया? और गुजरात में क्या कहा गया? अशोक। पुराणों में क्या कहा गया? अशोक वर्धन। क्या कहा गया? उसके बाद सिंगल यानी कि अनुसूर्तियों में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपनी 99 भाइयों को हत्या कर गद्दी पर बैठा था। तो अशोक कई को भाई को हत्या किया? 99 को के मार दिया था, तब जाकर वह गद्दी पर बैठा था। हालांकि ये अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, माने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुआ। कहता है 99 भाइयों की हत्या कर दिया, बाकी इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुआ। अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। कैवे वर्ष में? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था कैवे वर्ष में हुआ था? 9वें वर्ष। कैवे वर्ष? 9वें वर्ष। कब हुआ था? 261 तो कहेगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में किया गया था। और अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन जो है कौन सा शिलालेख में? 13वें। कै में? तो 13 शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। माने इतना न खून उन्हें देखा, माने सिहर गया उसका देह। और उसके बाद वह अपना अति जो था वह परिवर्तन कर लिया था। तो याद रखेंगे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। बाकी उससे पहले जो था शैव धर्म के था। कौन धर्म के? उसके बाद आगे चलते हैं। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष की अगर बात किया जाए, 9वें वर्ष में क्या किया? कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में क्या किया? बौद्ध यात्रा, माने बौद्ध गया की कथी किया? यात्रा किया। 12वें वर्ष में क्या किया? निगारी सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष क्या किया? धम्म का शिलालेखों का अंकन किया। 14वें वर्ष क्या किया? धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया। 20वें वर्ष क्या किया? लुम्बिनी की यात्रा किया। और अशोक ने कर घटाकर यानी कि 1/8 कर दिया था उसी समय। कौन से वर्ष? 20वें वर्ष। और लुम्बिनी की यात्रा किए थे कब? 20वें वर्ष। याद रखेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। अशोक के तीसरी बौद्ध संगीति आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो देखिएगा पहला का हुआ था अजातशत्रु के वेद, दूसरा का हुआ किसके वेद? अशोक के वेद। तीसरा का हुआ अशोक के समय, है ना। और ये कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पहला का हुआ था राजगीर में, दूसरा का हुआ वैशाली में, तीसरा का हुआ पाटलिपुत्र में। और ये जो हुआ था 300 कब हुआ था बताइए? 255 में हुआ था। 200 कब हुआ था? 55 में हुआ था। हाँ 255 में हुआ था। 483 पहला का, दूसरा का 383। ये हुआ 255 में। याद रखेंगे। उसके बाद अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक शासन किया। और 232 में इसकी मृत्यु हो गई। और अशोक के बाद उसके
10 अधिकारियों ने शासन किया। कितने अधिकारी ने? एक था कुणाल, उसके बाद बधुपाली, इसे याद नहीं करिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था? और मौर्य वंश का शासन काल जो था कितने वर्षों तक था? 137। 100। अब आते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में। आइएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जल्दी जल्दी बोलिए, कौन थे? आलसी आ रहा है, जिनको आलसी आ रहा है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या पढ़ने आए तो पढ़िएगा, नहीं तो आलसी आ रहा है तो घर चल जाइए। टाइम पास नहीं कीजिएगा, घर जाइएगा तो आराम से खाइए पीजिए, ऐश मौज कीजिए, गलत टाइम बर्बाद कीजिएगा। मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो, अगर याद नहीं हो रहा तो। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? उनका जन्म कब हुआ था? 563। 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अच्छा, उनके वो जो थे शाक्य गण के मुखिया थे, उनके कौन? पापा न, उनके कथी थे? और अच्छा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योति पुंज कह सकते हैं। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इनका बचपन का नाम? बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये सब अभी बिहार के बारे में पढ़ा देते हैं, बाकी लुसेंट का भी नोट बनाना बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। जैया से बनाएंगे लुसेंट का नोट, एक एक क्वेश्चन को नास्ते नाबूद करेंगे हमें क्वेश्चन को, और जितना से जितना हो सके अपना जुटने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अब आगे चलते हैं। उनके पिता का नाम क्या था? सूर्योधन। क्या था? इनके माता का नाम क्या था? माया। माया बहुत था, महामाया, महा। और सौतेली माँ का नाम क्या है? प्रजापति। प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ कह सकते हैं या मौसी। लेकिन इनकी पापा जो था, इनकी मम्मी के मृत्यु के बाद इन्हीं से शादी कर ली थी, मौसी से। इनका लालन पालन जो था जो कौन किया? गौतमी, है ना। एक बताओ, प्रथम बौद्ध की अगर बात किया जाए जो अति बने थे, यही इनकी गौतमी ही बनी थी, सौतेली माँ यानी कि गौतमी। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था शादी? 16 वर्ष। 6 वर्ष। अच्छा, इनके पुत्र का नाम? राहुल। इनका पुत्र का नाम? अच्छा, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। कितने दृश्य? एक देखे थे बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखे थे? और दूसरा का देखे थे बीमार व्यक्ति। क्या देखे थे? एक देखे थे साव। एक क्या देखे थे? एक देखे थे सन्यासी। क्या देखे थे? अच्छा, कितने उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। कितने वर्ष? अच्छा, 29 वर्ष के अवस्था में बौद्ध भगवान जो थे गृह त्याग कर दिए थे। बाकी एक बात बताइएगा, महावीर कितने वर्ष? महावीर है तो 30 वर्ष। दिमाग लग रहा है, माने 80 वर्ष की अवस्था में मरते कि जिंदा रहते। एक 80 वर्ष से जीता, एक 72 वर्ष से जीता। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ बताइएगा? 35 में। कब हुआ? 35 में। कितने वर्ष की तपस्या किए? 6 वर्ष। बाकी महावीर किए थे 12 वर्ष। क्या वर्ष? उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यह तथागत एवं बौद्ध कहा गया। इनको क्या कहा गया? तथागत एवं बौद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी कि वैशाख पूर्णिमा को, देखिएगा, जन्म हुआ वैशाख को पूर्णिमा को, और जन्म के बाद मृत्यु भी हुआ वैशाख पूर्णिमा को, और ज्ञान की प्राप्ति हुआ वैशाख पूर्णिमा को। और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना कह सकते हैं या फल्गु नदी के तट पे, यानी कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य था। देखिएगा, इनका 4 गो बात क्या था? संसार जो है दुखों से भरा है, और कहे क्या? दुख का कारण क्या है? तीक्ष्ण है। क्या है? मोक्ष कह सकते हैं, तीक्ष्ण कह सकते हैं। दुख निवारण है तो तीक्ष्ण पर विजय आवश्यक है। और चौथा बात कहे
यानी कि दुख निवारण हेतु अष्टगित यानी कि मार्ग आवश्यक है। याद रखेंगे, 4 को बात कहे थे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है धम्म बौद्ध संघ। बौद्ध धम्म संघ कितने त्रिरत्न? 3। बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? मध्यम वर्ग का। कौन सा वर्ग का? अच्छा, बौद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा। कौन भाषा में? अब प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। कहाँ दिए? बाकी सबसे ज्यादा कहाँ दिए? सराबस्ती ना। कौशल की राजधानी है सराबस्ती। एक क्वेश्चन पूछ ले है आईएएस के एग्जाम, आईएएस का सॉरी नहीं एएसआई के एग्जाम में, एएसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौशल की राजधानी सराबस्ती। कौशल की राजधानी। अब बीपीएससी टीचर वाला में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कहता है बौद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 400 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कौन नगर? 80 वर्ष के अवस्था में। कब वर्ष के अवस्था में? आइए, कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश, है ना। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलाम कलाम। कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम गुरु थे अलाम कलाम। तो दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रक। राम पुत्र। हाँ, रुद्रक याद रखेंगे। रुद्रक से याद रखेंगे राम पुत्र। रुद्रक कौन थे? रुद्रक। तो इनका दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रक। और पहला का गुरु कौन थे? अलाम कलाम। उसके बाद आगे बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। क्या क्या इनका आचरण था? देख लीजिएगा बौद्ध का। एक का पहला का आचरण था इनका सत्य, दूसर का असत्य और सत्य। उसके बाद ब्रह्मचार्य। उसके बाद असमान भोजन का त्याग, श्रृंगार प्रावधानों का त्याग। उसके बाद अहिंसा, अपगृह। उसके बाद नृत्य। उसके बाद गायन का, उसी को कहा जाता है कोमल सय का त्याग। उसके बाद मद सेवन नहीं करना, माने ताड़ी दारू सब नशा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? कमल। क्या है? अच्छा, यौवन अवस्था की क्या है? 60। क्या है? अच्छा, महानिष्कर्मण का मतलब होता है गृह त्याग। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है। महानिष्कर्मण का मतलब क्या? गृह त्याग। महानिष्कर्मण, महानिष्कर्मण गृह त्याग। उसके बाद इसका प्रतीक है घोड़ा। महापरिनिष्कर्मण का क्या है प्रतीक? घोड़ा। अच्छा, संबोधि तो ज्ञान प्राप्त करना। संबोधि ज्ञान प्राप्त करना, तो इसका प्रतीक है पीपल। क्या है? क्या बोधि वृक्ष। क्या कर सकते हैं? अब महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण तो मृत्यु से है। कथी से? अच्छा, मृत्यु से क्या है? महापरिनिर्माण। और गृह त्याग से क्या है? महाभिष्कर्मण। महाभिष विष लगा दिया तो गृह त्याग, विष लगा दिया तो, और महापरिनिर्माण कहेगा तो मृत्यु। एक होता उपदेश का धर्म चक्र प्रवर्तक, तब महापरिनिर्माण का होता है मृत्यु। इसका चिन्ह होता है पद चक्र। कौन चक्र? पद चिन्ह कह सकते हैं या स्तूप भी बोल सकते हैं। आगे धर्म चक्र जो होता है यानी कि प्रथम उपदेश से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है चक्र। क्या होता है? चक्र। यह आंसर में छुपा हुआ है। बौद्ध धर्म की यानी कि चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। एक हिंदयान और महायान। परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन समर्थन। तो हिंदयान जो था विरोधी था, हिंदयान कथी था? विरोधी। और महायान जो था समर्थक था। कौन था? 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के अडम्बर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। किसका? वज्रयान का विकास हुआ था। कौन सी सदी की? 8वीं सदी में। अच्छा, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में आएंगे। बौद्ध धर्म के क्या आएंगे? त्रिपिटक के बारे में। कौन बारे में? त्रिपिटक के बारे में। देखिएगा, ये जो अभी हम लोग प्राचीन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक वीडियो में तो पूरा खत्म होगा नहीं, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे मध्यकालीन बिहार इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग चलेंगे। ठीक है ना? इधर वाला पढ़ लेते, माने तीनों पार्ट पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तभी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। तो बाद में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो ओनली फॉर बिहार से रिलेटेड है। बस अब आज खत्म ही कर देते हैं, एक वीडियो में पूरा खत्म करना होगा। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिए।
10 बजे तक खत्म हो जाएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में तो सभी आदमी जानते हैं। Yes, sir. यह कब हुआ था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी 483 और दूसरा का हुआ था 383 और तृतीय हुआ था 255 या 51 भी दे देगा 51 और चौथा हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी के। अच्छा प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर। दूसरा का हुआ था? तीसरा का हुआ था पाटली और चौथा हुआ था कुंडलग्राम कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। अच्छा शासक उस समय का कौन था? प्रथम के समय अजातशत्रु। कौन था? उसके बाद द्वितीय कौन था? काला अशोक और तीसरा का कौन था? अशोक। चौथा कौन था? कनिष्क। और कनिष्क के समय में ही रेशम मार्ग का अति किया गया था। अच्छा उसके बाद अध्यक्ष की बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम के बेर अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्य और दूसरा का भी सावाकामी। कौन कामी? पहले होता महाकाश्य, सावाकामी कौन होगा? और तृतीय के समय होगा मोगली पुत्र गोसाल कह सकते हैं, मोगली पुत्र। और चौथा के समय होगा वसुमित्र और एक अश्व घोष। अश्व घोष। बस इतना ही याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्या? और इस विशेषताएं भी बता दे क्या? विशेषता बता देते। प्रथम के समय विशेषता जो था शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के समय। दूसरा बौद्ध संगीति के समय महासंघीय का रूप विभाजन किया गया था। तीसरा के समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तीसरा के समय में। और चौथा के समय महायान और हिंदयान का विभाजन किया गया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाहन का प्राप्ति। निर्वाहन का और बौद्ध धर्म के पूर्ण जन्म की कथा जो है किसमें? जातक में। कथी में? और एक बात और याद रखने रहेंगे, चैत्य जो होता है बौद्ध धर्म का पूजा घर है। चैत्य जो है से बौद्ध धर्म का क्या है? और स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म का पवित्र संग्रहालय है, पवित्र। और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अब जैन धर्म चलेंगे। इतना बात भी लुसेंट में आपको नहीं मिलेगा जितना बात हम बोले हैं। जैन धर्म कौन धर्म? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और उसके बाद कहा जाए यह कैमे तीर्थकार थे? प्रथम कैमे। अच्छा आदिनाथ और इसे कहा जाता है इन्हें आदिनाथ या विषनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव का अन्य नाम कथी है? आदिनाथ। विश्वनाथ कह सकते हैं। अच्छा जैन धर्म के में देखा जाए कुल कितने तीर्थकार थे? 24। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ये भी एसआई वाला एग्जाम में पूछ रहे हैं। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था? इनके पिता का नाम क्या बताएगा? अश्वसेन। कौन था? अश्वसेन का बेटा कौन थे? पार्श्वनाथ, है ना। और यह काशी के राजा थे। काशी के इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कहाँ हुआ था बताएगा? संवेद पर्वत पर। संवेद पर्वत पर हुई थी। और उन्होंने 4 महापात्र की यानी कि शिक्षा दी। क्या वो? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। आगे महावीर स्वामी के बारे में चलेंगे। यह महावीर स्वामी कैमे तीर्थकार थे? 24वें। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। इनका जन्म कब हुआ था? 540। अगर देखा जाए कुछ जगह यानी कि 499 भी देता है। 499 भी याद कर ले रहिएगा ना तो लिख लीजिएगा। कहीं कहीं 499 ईसा पूर्व भी माना गया इनका जन्म 540 के जगह। ठीक है ना, कहीं लिख लीजिएगा। और कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। और जैसे 499 भी कभी कभी दिया जाता है, कुछ जगह में दिया जाता है। आप देखिएगा ना, मीन्स प्रिंटिंग नहीं है, हम जो पढ़े उसको एकदम गांठ बांध कर लिख लीजिए। कभी कभी 499 भी देता है और न तो 540 भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। और इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद इनके माता का नाम त्रिशला। क्या था? लिच्छवी गणराज्य की राज कुमारी थी ना। अच्छा इनके पत्नी का नाम
यशोदा। क्या था? यशोदा। यशोदा। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शी, अनुजा प्रियदर्शी। इनका दामाद का नाम जामिल। क्या था? जामिल। 30 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग कर दिए थे और गौतम बुद्ध किए थे 29 गए 35 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे और 12 वर्ष की तपस्या के बाद यानी कि 42 वर्ष में कहिया उनको कितना बताइएगा? 35 है ना। कब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 में। कहिया इनको कहिया 42 में। कब? अरे 30 में गया था, 42 में ना ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको हुआ था ऋजुपालिका तट के निकट, साल वृक्ष के नीचे, उनको पीपल वृक्ष के और फल्गु नदी के किनारे, ऋजु पालिका नदी के किनारे। जैन धर्म के कितने रतन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कैसे याद कर लेना है। आगे बौद्ध धर्म के 5 महापात्र के बारे में। सत्य, सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। असत्य, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों के वश में नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5वां महापात्र यानी कि ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो महावीर स्वामी द्वारा कौन सा पात्र स्थापित किया गया था? ब्रह्मचार्य। कौन चार्य? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में। कहाँ दिए थे? राजगिरी में। अच्छा, ये में भी जो हुआ था तीर्थकार की अगर बात किया जाए, प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक क्या है? बैल। क्या है? द्वितीय तीर्थकार कौन थे? असिद्धनाथ। कौन नाथ? इनका प्रतीक क्या था? हाथी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका क्या है? सर। उसके बाद 24वें कौन है? महावीर। महावीर का क्या है? सिंह। क्या है? महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकार वसुपूज का जन्म बिहार में हुआ था। वसुपूज का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। आगे इसमें 2 संगतियां हुआ था। बौद्ध धर्म में क्या गो? 4 गो। जैन धर्म में 2 गो। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में 2 गो। अच्छा, प्रथम हुआ था 310। 300 स्थान का पाटलिपुत्र। शासक उस समय का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन संगति हुआ था उस समय 310 में। टाइम पीरियड देखिए ना, 310 है ना। 310 ईसा पूर्व न चल रही थी। अब बेचारा तो 298 में मरिए गया था, तो एक समय में ना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आगे चलेंगे। द्वितीय हुआ था 512। 500 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। हुआ था ईसा पूर्व में। पहला का हुआ था ईसा पूर्व। आई हुआ था 512 ईस्वी में। आई बल्लवी यानी कि गुजरात में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? उसमें हर्षवर्धन। पता नहीं किसके समय में हुआ था, हमको भी पता नहीं। 512। और अध्यक्ष कौन थे? देव यानी कि समाज सर्वर। कौन थे? महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था 468 में। 400 और कितने वर्ष के अवस्था में? 72 वर्ष। और गौतम बुद्ध को हुआ था 80 वर्ष। पावापुरी में इनका हुआ था। और उनका हुआ था देवरिया, उत्तर प्रदेश। पावापुरी पड़ता अपने कहाँ? बिहार, राजगीर में पड़ता है ना। वहाँ पर पावापुरी में ही जल मंदिर है ना। घुमाने ले चलेंगे, एक बार घूम का है ना होती से। आगे जैन धर्म का विभाजन जो हुआ था कितने में हुआ था? 2 गो में। एक हो जाएगा श्वेतांबर, एक हो जाएगा दिगंबर में हो गया था। दिगंबर जो होता था भद्रबाहु ने किया था। कौन? भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया जाता था। और श्वेतांबर जो था स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। यह जो था यह परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था। और श्वेतांबर जो था यह वस्त्र पहनने की परंपरा थी इनमें। कथी? श्वेत वस्त्र। याद रखिएगा, श्वेतांबर तो श्वेत वस्त्र माने हुए, माने बौद्ध भगवान वाला नहीं होता है वैसे नहीं ना, माने हुए जैन वाला। उसके बाद आगे शुंग वंश आते हैं। कौन वंश?
मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था बताएगा तो पहले विधिदत्त कौन थे? और उसकी हत्या कौन किया था? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र और शुंग वंश की स्थापना की अगर बात किया जाए 185 ना ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुआ था 185 में। पुष्पमित्र शुंग जो था एक ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे और वह विधिदत्त का सेनापति थे। विधिदत्त के सेनापति को पुष्पमित्र शुंग जो शुंग वंश के स्थापना किए कया 185 पुष्पमित्र ने सेनानी की उपाधि यानी कि सेनानी की उपाधि ली थी। सेनानी की उपाधि कौन लिया था? पुष्पमित्र शुंग ने। और उन्होंने यौवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। यौवन जो आक्रमण किया था उसको क्या कर दिया था? विफल। पुष्पमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अश्वमेध यज्ञ 2 करवाए थे? पुष्पमित्र शुंग। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ के मतलब समझते हैं? घोड़ा को छोड़ा जाता था, जहां तक लग गया ओकर राजपाट हो जाता। बाकी ऐसे आदमी के न लगे छै जे कति अश्वमेध यज्ञ माने यज्ञ करवल कहिरा पूजा उजा वाला, बाकी वो नहीं है। आगे इसमें पुरोहित यानी कि पतंजलि थे। कौन थे? पुरोहित कौन थे? पतंजलि। याद रखेंगे। अगर योग दर्शन के लेखक कौन थे? याद रखेंगे। पुष्पमित्र के मृत्यु के बाद उसका पुत्र था अग्निमित्र। कौन थे? मित्र, जो 148 ईसा पूर्व में राजा बन के कालिदास के नाटक माल विक्रमणी मित्रम के अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन किया। इस वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। कौन भूति? तब कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दिया। देवभूति के क्या किया? और वसुमित्र यानी कि शुंगो के अमात्य मित्र थे यानी कि मंत्री थे। वसुमित्र जो थे शुंग के कथी थे? अमात्य मित्र मंत्री थे। कण्व वंश भी यानी कि ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश भी क्या था? ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कौन था? सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन थे? सिमुक ने सुशर्मा की क्या किया? हत्या कर दिया। क्या किया? हत्या कर दिया। और कण्व वंश का अंत माने इस तरह से हो जाता है। अब उसके बाद आता कुषाण वंश। कौन वंश? भारत आने वाले विदेशियों का कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण सबसे बाकी पहला का कौन था? हिंदी नानी। दूसरा का आया शक, फिर आया पहलव, उसके बाद कुषाण। याद रखेंगे। कुषाण जो था चीन के, कहाँ के? चीन के। कौन सी जाति से संबंधित थे? तो खड़ी या यूची याद करेगा। यूची या तोखड़ी। यूची या तोखड़ी जनजाति के थे। कौन? कुषाण। उसके बाद कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कर्डफिस। हाँ, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कर्डफिसेस। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क थे। कौन थे? कुषाण वंश की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा कह सकते हैं। तो कहेगा कुषाण वंश के संस्थापक पुरुषपुर या पेशावर या राजधानी याद रहता मथुरा। अब आगे आते हैं अश्वघोष से जिन्होंने बौद्ध चरित्र की क्या किया? रचना किया। तो कहेगा बौद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष। कौन किया? कितना बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित यानी कि किया गया। अच्छा, एक बात और बताइएगा। अश्वघोष से द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? बौद्ध चरित्र। याद रखेंगे। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का भी विकास किया गया था। कौन कला? गंधार कला और मथुरा कला। किसके समय? कनिष्क के समय में। और कनिष्क के समय में ही बौद्ध की कैवी संगीति? चौथी संगीति हुआ था। कहाँ? कुंडलवन। कहाँ पर था? कश्मीर में करवाया गया था। और कनिष्क के समय में ही 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर सब संवत चलाया गया था। कौन सा संवत? तो सब संवत कब बताएगा? 78 ईस्वी में। अब विक्रम संवत कहिया
58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क के समय में ही कब कौन सा संवत चला? 78 में ही चला था शक संवत। कौन संवत? हमारा राष्ट्रीय जो अभी कैलेंडर जो निकलता है यही शक संवत पर ही निकलता है, याद रखेंगे। पंच कथी है? पंचांग, है ना, शक संवत पर ही है। कनिष्क के समय यानी कि सिल्क मार्ग का, यानी कि कुषाणों का अधिकतम था, तो कहेगा सिल्क मार्ग जो विकास हुआ किसके समय? कनिष्क के समय में। हाँ, अब आते गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश अगर देखा जाए 240 से 280, 240 से, तो कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त कौन थे? याद रखेंगे। और यह जो थे वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया था। तो कहेगा गुप्त शासक में कौन था जो महाराजा की उपाधि धारण किया था? घटोत्कच। कौन थे? अब आते चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त, देखिए सब गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम कह देगा, ये नहीं चल जाएगा कहाँ? मौर्य वंश में नहीं चलेगा, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, ले जाइए। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, इनका टाइम पीरियड था 320 से 335, 320 से 335। अच्छा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। किसको मानेंगे? प्रथम, याद होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। और उसी के समय में चला था, कभी बताइए तो? विक्रम, नहीं, गुप्त संवत। कौन संवत? हाँ, उसी के उपलक्ष्य में चलाया गया था। तो कहेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त। अच्छा, एक बात और बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उन्हें से कुमार देवी से, लग रहा है लड़का है, तो कहेगा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से। कुमार वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण ग्रहण किया था। आगे समुद्रगुप्त कौन था? अब इसका टाइम पीरियड 335 से 375, 335 से 300। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा बताइए तो? भारत का नेपोलियन। भारत का, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? स्मिथ ने। किसने कहा? याद रखेंगे, पीछे से बाजा रही है, गौर कीजिएगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त ने पराक्रमक या अतिरथ आदि की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों के चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। कौन है? इसमें क्या वर्णन किया गया? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, याद रखेंगे। और इसी में कहा गया है जो 9 राजाओं का दक्षिणापथ 12 राजाओं को विजेता बताया गया है। 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को क्या बताया गया है? विजेता किया गया है। समुद्रगुप्त को और नाम कहा जाता है कविराज। कौन राज? शायद कल क्वेश्चन था कविराज वाला, क्वेश्चन था क्या? कविराज को किसके, शायद शाम वाला टेस्ट में कहा जाता था ना क्वेश्चन। हाँ जी, कविराज यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कविराज। कौन राज? बस अब खत्म होने वाली है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। कथी दिखाया गया? बीना बजाते हुए। इससे प्रमाण मिलता है कि यह संगीत प्रेमी है। क्या है? आगे समुद्रगुप्त कौन धर्म के थे? वैष्णव धर्म के। कौन धर्म के? वैष्णव धर्म के। कौन धर्म के? समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेधा यज्ञ भी करवाया गया था। कौन है? अश्वमेधा यज्ञ। कौन मेघा? अश्वमेधा यज्ञ। तो पहले के किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्पमित्र करवाया गया था।
पोखरू द्वारा करवाया गया था ना। अब इसके द्वारा भी इसका शासक कौन था इसमें? समुद्रगुप्त। हाँ? समुद्रगुप्त के समय भी करवाया गया था। कौन करवाया था? यही समुद्रगुप्त करवाया था ना। पंडित कौन था उसमें? वो अच्छा वो में था। वो में ना तो यही लाइन। अच्छा ये में था। अश्वमेध यज्ञ कराने पंडित के तो बारे में नहीं है चाचा, पंडित नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण दिया गया है कि वैष्णव धर्म को किसमें माना गया है? वैष्णव धर्म। उसके बाद आगे समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में कहता है रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके योग अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दिया और स्वयं को कथी किया? राजा घोषित कर लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था किसको हत्या किया बताइएगा? रामगुप्त को। किसको? माने योग्य नहीं था, ये राजा लायक नहीं था, उसको हत्या करके स्वयं बैठ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका टाइम पीरियड 375 से 415। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। किसको किया था? शकों को पराजित किया था। और यह किसकी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। क्या चीज की? पढ़िए, जोर से बोलिए, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त को यानी कि क्या किया? देवगुप्त, उसके देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह आवाज नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो हुआ था किससे हुआ था? ध्रुव देवी से। किससे हुआ था? देवी से। उसके बाद रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपनी अल्प व्यवसाय पुत्रों यानी कि संरक्षिका रूप में शासिका किया और उसके दौरान यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की हत्या से गुजरात और काठीवाड़ा पर विजय हुआ। ये बताओ, चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कहाँ पर विजय प्राप्त हुआ? बताओ, गलत है यार, बताओ। गुजरात और गुजरात क्या है? गुजरात और काठीवाड़ा। उसके बाद आगे चीनी यात्री फहियान जो थे वह किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात किया जाए, द्वितीय ने 9 रत्न, इनके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न? 9 रत्न थे। कुमारगुप्त के बारे में आते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र हुआ कुमार गुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम। और उसके बाद एक बात और याद रख लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त ही करवाया था। और उसका ध्वज कौन किया था? बख्तियार बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था ना। आगे यहाँ देखिए, नीतीश कुमार से हमारा मतलब नहीं है, कोई मोदी से हमारा मतलब है। देखिए सब एक है, हमरा राजनीतिक नहीं करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। उसके बाद छोड़िए ना नीतीश कुमार, बाद में यह बौद्ध धर्म यानी कि शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। कोई भी राजनीति करना अभी हमको नहीं है, जो जहाँ है तहाँ चले आगे जॉब लेना है। आगे चलिए ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, वो छोड़िए ना। विश्वविद्यालय के क्या नीतीश कुमार था कुमारगुप्त के समय? मैंने चालू करवाया था तुम्हारा विश्वविद्यालय नालंदा वाला चालू हुआ तो भैया तो अब्दुल कलाम के माता से अब्दुल कलाम भैया 11-12 में आर्य कॉलेज में थे उस समय प्रोफेसर साहब पढ़ रहे राजनीति नाम जानते आप पढ़े थे नीतीश कुमार के बारे में? तो वही में चालू करवाए थे अब्दुल कलाम जी की सहायता से। उनका से स्कंदगुप्त क्या है? स्कंदगुप्त। अच्छा, मध्य एशिया यानी कि बर्बर जाति के थे हुर्नों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। हुर्नों यानी कि हुर्ण पर जो आक्रमण हुआ था वह किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और जूनागढ़ अभिलेख है इसी में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और अभिलेखों में हुर्ण को मालिक्ष कहा गया। क्या कहा गया? मालिक्ष कहा गया, मलक्ष। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया था। और सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था, याद रखेंगे।
उसके बाद कथी का सूरदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने शक्रदिए की उपाधि धारण किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ कौन? विष्णु गुप्त, जो गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। इतिहासकार वीएन स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग किसको कहा गया बताइएगा? गुप्त काल को कहा गया है ना। खत्म, बस 1 मिनट और टाइम लेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल ने, यानी कि गोपाल की अगर बात किया जाए, अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? गोपाल। ये कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ। कहाँ पड़ता है? बहुत इंपोर्टेंट है। कहेगा अनंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ। कौन बनवाया? गोपाल। गोपाल कौन था? पाल वंश के संस्थापक। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? दोनों याद रख के लेगा। अनंतपुरी कहेगा तो कौन? बिहार शरीफ। यहाँ कौन? गोपाल। और विक्रमशिला कहेगा तो धर्मपाल। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भागलपुर में। उसके बाद आगे चलते हैं। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था, है ना। त्रिपक्षीय युद्ध में भी भाग लिया था। त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था, याद रखेंगे 261 में, जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था, उस समय त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे जी। नहीं, कलिंग युद्ध जो हुआ था ना, उस समय कहा रहे हैं, वही समय था। अच्छा, अरे सभी त्रिपक्षीय युद्ध में सब भाग लिया था। हम नोट हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। आगे चलेंगे। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र हुआ देवपाल। कौन हुआ? देवपाल ने, यानी कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल जो है से अपनी राजधानी कहाँ? मुंगेर। कहाँ? मुंगेर। देवपाल ने, यानी कि जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र, यानी कि वंशी शासक, यानी कि बाल पुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में 5 गो गांव। कै गो दान? 5 गो दान। भारत कहाँ है? इंडोनेशिया कहाँ है? अपना बिहार में खींच के ले आया, है ना। देवपाल ने जावा, यानी कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक। कौन वंशी? जो ऐसे बाल पुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में मनोते से लेकर आया। कहा से? भाई दाई की। आगे देवपाल के बाद जो हुआ विग्रहपाल हुआ। कौन हुआ? और पाल कालीन, यानी कि कांसों की मूर्ति अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध थी। और धीमन, यानी कि मीठा पाल इस काल में प्रवर्तक, यानी कि माने जाते हैं। इस तरह से आप लोगों का जो हम खत्म कर दिए, क्या जानते हैं? कहीं सामान्य परिचय, यानी कि प्राचीन इतिहास आप लोग का खत्म हो गया एक वीडियो में।